हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई का, अपना स्वास्थ्य का, सबका ध्यान रख रहे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अपना एक बेहतरीन टॉपिक। और बेहतरीन मैं कहूं या फिर ये कह दूं कि ऐसा टॉपिक जो इंग्लिश जब स्टार्ट होती है हमारी लाइफ में, तब से ही वो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। और जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था उस टॉपिक को स्टार्ट करते टाइम पर भी कि समस्याएं लेकिन फिर भी ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। आखिर कारण क्या है इसके पीछे? तो वो चीजें भी हमने डिस्कस की कि एक जो हर क्लास में एक फिक्स जो ढर्रा चला आ रहा है, एक पैटर्न जो चला आ रहा है, लकीर के फकीर हमें बना दिया गया। इसकी वजह से उस टॉपिक में हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते और कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकते कि हाँ, इससे अब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम उसका जवाब दे सकते हैं। और दोस्तों, बिल्कुल सही आप लोगों ने पहचाना, उस टॉपिक का नाम है टेंस। और टेंस का बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके थे और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हर शब्द अपने आप में ये हमको डिसाइड करके बता देता है कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी मेन वर्ब आएगी, टेंस का नाम क्या होगा। ये सब कुछ बातें जो है, इवन टेंस की सीक्वेंस भी जो रखी गई कि पहले प्रेजेंट टेंस रखा गया, फिर पास्ट रखा गया, फिर फ्यूचर रखा गया, आखिर ये भी क्यों हुआ, इन सब के पीछे लॉजिक है और रूल है। तो दोस्तों, अब देखिए, आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने टेंस का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि टेंस के हर पार्ट को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहले डिस्कस करेंगे, आफ्टर इट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आफ्टर इट प्रेजेंट परफेक्ट। और इस तरीके से हम अपने टेंस को कंप्लीट करते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। और उसके बाद में हम सीक्वेंस ऑफ टेंस के जो रूल्स आते हैं कि अगर मान लीजिए दो सेंटेंस एक साथ जुड़ रहे हैं तो उनमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, किस सेंटेंस में कौन सा टेंस आएगा, किस सेंटेंस में कौन सा टेंस आएगा, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैं आप लोगों से कह चुका हूं कि टेंस टॉपिक को जनरल इंग्लिश के अंडर में जब पढ़ा जाता है, मुख्य रूप से उसे एक तो ट्रांसलेशन के लिए पढ़ा जाता है। ट्रांसलेशन में आप सबको पता है दो तरीके के ट्रांसलेशन होते हैं, एक तो हिंदी से इंग्लिश में और एक इंग्लिश से हिंदी में। तो दो जो पैटर्न होते हैं ट्रांसलेशन के, एक तो उसकी वजह से हमें इस टेंस को उसी हिसाब से पढ़ना है, और दूसरा हमें फिल इन द ब्लैंक अगर आ जाता है, मान लीजिए हमें वर्ब की फॉर्म फिल करनी है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो भी हमें टेंस को डिस्कस उसी हिसाब से करना होगा। और एक अगर एरर डिटेक्ट करनी हो, एरर फाइंड आउट करनी हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगर हमें करना हो, तो हम किस तरीके से टेंस टॉपिक को पढ़ेंगे, वो सारे आपको जो तरीके हैं, सारी मेथड्स जो हैं और सारे जो टेक्निक्स हैं, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और उसी अप्रोच के हिसाब से हम टेंस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बाकी सारी बातें पहले हो चुकी थी। इससे पहले मैंने आप लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करके बताया था, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में दो टाइप की सेंटेंस स्ट्रक्चर्स थी। और उसी के साथ मैंने आप लोगों को WH वर्ड्स का भी डिस्कशन करके बताया था कि हम अपने यहाँ WH वर्ड्स को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। और आशा करता हूं आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा और रिवीजन के साथ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि WH वर्ड्स 7 तरीके से काम में आ सकते हैं, जिनकी 5 तरीके की स्ट्रक्चर बनती हैं, और वो आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। और सबसे पहला टेंस जो हम लेंगे आज, वो हमारा टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए दोस्तों, यहां मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसको इस हिसाब से डिस्कस करके आपको बताऊंगा कि इसमें यहां हम मेन रूप से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे डिसाइड करते हैं, कौन सी आती है, एक तो ये हम पढ़ेंगे। एक दूसरा, इसमें कुछ शब्द विशेष होते हैं हर टेंस के पास, जिससे हम उस सेंटेंस को ये पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस से संबंधित होगा। लेकिन लास्ट क्लास में जैसा मैं आपसे कह चुका था कि ऐसा भी नहीं है कि केवल वो शब्द ही आपको ये डिसाइड करके बता दें कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में होगा। इसके बजाय आप लोगों को पूरे सेंटेंस को भी एक बार देखना होगा। वो शब्द दिख जाता है वो तो अलग बात है ही, लेकिन शब्द दिखने के बावजूद आप लोगों को पूरे सेंटेंस को पढ़ना पड़ता है, और पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही आप डिसाइड करके बता सकते हैं कि हाँ, इस सेंटेंस में ये टेंस अप्रोप्रिएट होगा। तो इसका तरीका हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और ऐसे शब्दों को कहा जाता है एडवर्बियल्स, लेकिन वो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा टेंस वहां हमें यूज करना है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। क्लियर कंसेप्ट? तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे डिस्कस करें, तो एक तो इसमें सबसे पहले हम इसकी पहचान करने का तरीका यहां पर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने एक कंसेप्ट क्लियर कर लिया होगा, जब मैंने आप लोगों को बताया था, एक कंसेप्ट को हमेशा याद रखना आप
कि जब कभी भी आपको किसी भी टेंस के नाम में प्रेजेंट शब्द दिखाई देता है तो समझ लेना कि आप उसको अगर मान लीजिए ट्रांसलेट करते हैं तो आपको ट्रांसलेट करना होगा ऐसे सेंटेंसेज में कि जिनके अंत में क्या लग जाए, है टाइप के शब्द लग जाएं। ठीक है, तो है टाइप के शब्द लगने का, और दूसरे तरीके से भी जब आप देखते हैं कि आपको कोई हिंदी सेंटेंस दिया गया है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा टेंस हो सकता है, तो आपके टोटल टेंस अगर हम देखते हैं तो आप लोगों के वैसे 3 टेंस हैं, लेकिन अगर उनके पार्ट्स की बात हम करें, सब कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं, तो आपको पता है कि हर टेंस के पास 4-4 सब कैटेगरी होती हैं। इस हिसाब से टोटल हमारे पास सब कैटेगरी जो हो जाती हैं वो 12 हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी वर्ड विशेष से या किसी कॉन्सेप्ट विशेष से हमें ये डिसाइड करने का, अगर उसमें हेल्प मिलती है अगर डिसाइड करने में कि ये स्पेशली किस टेंस में जाएगा 3 में से, तो कम से कम 12 में से हम 4 टेंस में तो इजीली ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब ये किस में जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको है टाइप का अगर कोई भी शब्द मिल रहा है किसी हिंदी सेंटेंस में, तो आप इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि दिस सेंटेंस मस्ट बी रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस। है मिलने का मतलब ही होता है कि प्रेजेंट से संबंधित होगा। अब प्रेजेंट में किससे संबंधित होगा, तो प्रेजेंट के 4 हैं, तो वो भी डिटेक्ट करना बड़ा इजी है। तो वो भी तरीका मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि कैसे इजी हो जाएगा। लेकिन एक बार हम सभी टेंस डिस्कस कर लेते हैं, सभी टेंस की बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करवा देता हूं मैं आप लोगों को। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप इजीली डिस्कस कर सकते हैं। ये तो पता लग गया कि है आ जाता है तो प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट में तो 4 है ना अभी भी, तो उन 4 में से भी आप कैसे चुटकी बजाते ही आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें कौन सा टेंस होगा, तो जिससे कि ट्रांसलेशन करना आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि है टाइप के शब्द अगर आपको मिलते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है दैट सेंटेंस मस्ट बी रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस। इसी प्रकार से पास्ट की जब हम बात करते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि था जैसे अगर शब्द आपको मिल जाते हैं कभी भी किसी सेंटेंस में, तो इजीली ये समझ जाइएगा कि दिस सेंटेंस मस्ट बी रिलेटेड टू पास्ट टेंस। जैसे कि वह जा रहा था, वह खा चुका था, तो ये सभी के सभी जो सेंटेंस है अपने यहाँ लास्ट में था ले रहे हैं, तो आप लोगों को फ्यूचर और प्रेजेंट की तरफ तो ध्यान देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि था जब आ जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट तक ही सीमित होता है। प्रेजेंट और फ्यूचर को उससे कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ पास्ट के बारे में ही बताएगा। क्लियर कंसेप्ट। सिमिलरली आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि आपका फ्यूचर जो है वो होगा किस टाइप के शब्दों से संबंधित, गा टाइप के शब्दों से संबंधित होगा। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको लास्ट में गा जैसे शब्द मिल जाते हैं, गा टाइप के शब्द कह रहा हूं मैं, अकेला गा नहीं कह रहा हूं, अब वो गा गी गे इस टाइप के कोई भी शब्द आपको मिले, तो उस कंडीशन में आप समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस निश्चित रूप से फ्यूचर टेंस से संबंधित होगा। वह बाजार जाएगा, गा आ गया, तो अब आपको पास्ट और प्रेजेंट के बारे में सोचना ही नहीं है, अब आपको सिर्फ फ्यूचर की तरफ ध्यान देना है। और फ्यूचर में फिर कम से कम अब आपके पास 12 में से 4 ही तो टेंस बचे, 4 ही सब कैटेगरीज आपके पास बची, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब उन 4 में से डिटेक्ट करना तो इजी हो जाएगा, बजाय कि 12 में से हम उसे सिलेक्ट करें। ठीक है, तो जैसे वह बाजार जा रहा होगा तो इसमें भी गा आ रहा है, वह बाजार जा चुका होगा तो इसमें भी गा आ रहा है। तो फाइनली हमें एक पॉइंट पता लगा कि जब कभी किसी सेंटेंस में है मिल जाता है इसका मतलब वो प्रेजेंट से संबंधित है, था मिल जाता है तो पास्ट से संबंधित है, और गा मिल जाता है तो किससे संबंधित होता है, फ्यूचर से संबंधित होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ये इजीली आपको टेंस डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। क्लियर कंसेप्ट। तो आते हैं अपने वापस उसी पॉइंट पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान करने का तरीका क्या है, कैसे हम इसकी पहचान करें कि ये सेंटेंस आपके प्रेजेंट से संबंधित होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित होगा। तो इसमें एक तरीका ध्यान रखना है आपको। हिंदी सेंटेंसेज की अगर हम बात करें तो हिंदी सेंटेंसेज को कैसे पहचाने हम, तो उसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में है जैसे शब्द अगर आपको आते हैं, है आ जाए, हूं आ जाए जैसे, ठीक है, जैसे कि हूं अगर आ जाए, हूं, या फिर आपके हैं आ जाए, ये तो है ये हैं, तो इसका मतलब आपके इस टाइप के कोई भी शब्द आ जाए जो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन ये तो पूरे की पूरे प्रेजेंट के बारे में बताता है। ये है टाइप के शब्द, हूं टाइप के शब्द या हैं टाइप के शब्द है, तो ये तो पूरे प्रेजेंट के बारे में बताते हैं। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट से संबंधित होगा।
तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि इस टाइप के वर्ड्स आपको मिलते हैं विदाउट रहा और चुका टाइप वर्ड्स। सिंपल तरीका तो यह है पहचानने का, जो एक बेसिक कंसेप्ट को जो बच्चा समझना चाहता है। आपको मैंने लिखवाया कि हिंदी सेंटेंस सेंटेंस को अगर हम पहचानना चाहें, हिंदी सेंटेंस को कि ये कौन से टेंस से संबंधित है, तो बड़ा इजी है। या फिर कहें कि हिंदी सेंटेंस को ये हम साबित करना चाहें कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित है, तो क्या तरीका है? तो इनमें से कोई भी शब्द जैसे आ रहा है, आप तो सिर्फ एक शब्द याद रख लो, है टाइप का कोई भी शब्द आ रहा है और किसके बिना, विदाउट रहा और चुका, यानी रहा और चुका टाइप के शब्द उसके साथ नहीं आने चाहिए, इनके बिना आना चाहिए। ये तो एक सिंपल तरीका है। लेकिन एक वास्तविक लैंग्वेज के स्टूडेंट की अगर लैंग्वेज में मैं कहूं, एक लैंग्वेज के स्टूडेंट के तरीके से अगर मैं बात करूं, तो वास्तविकता क्या है कि आपको इसे समझना है कि व्हेन है टाइप वर्ड्स आर यूज्ड विदाउट कंटिन्यूटी and completion of activity, इसे आप समझिएगा विशेष रूप से। क्या कहना चाहता है ये कि जब कभी भी किसी सेंटेंस में है टाइप के शब्द अगर आ जाते हैं, आर यूज्ड विदाउट कॉन्टिन्यूटी, कार्य की निरंतरता को नहीं बताना चाहता वो, यानी उस सेंटेंस से कार्य की निरंतरता का पता नहीं लगना चाहिए, यानी यह पता नहीं लगना चाहिए कि आपके बोलने के समय पर कार्य प्रोसेस में है, यह पता नहीं लगना चाहिए। और क्या पता नहीं लगना चाहिए? कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब है कि आपके बोलने से पहले कार्य हो चुका, बोलने से पहले कार्य कंप्लीट कर लिया गया है, ऐसा भी पता नहीं लगना चाहिए, तब वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा आप एक पॉइंट बना सकते हैं, इफ एन एक्टिविटी इज रिलेटेड टू रूटीन, अगर कोई भी एक्टिविटी एक रूटीन को रिप्रेजेंट करती है, एक रूटीन को रिप्रेजेंट करती है कि ये रूटीन है, यानी ऐसा तो होता ही है, यानी ये आज जब हम बोल रहे हैं तब भी ऐसा है, इससे पहले भी है, था यानी, और इससे आगे भी होगा। तो ऐसे रूटीन वाली एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दैट सेंटेंस मस्ट बी रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित होता है। आप कहोगे सर कैसे? आपने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं, यह सेंटेंस आपने बोला, तो इससे क्या पता लग रहा है? तो इससे पता लग रहा है कि आप बोलने के समय पर कार्य कर रहे हो, तो कार्य जारी है, कार्य चल रहा है। मैं बाजार जा रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, इसका मतलब कार्य चल रहा है ना आपके बोलने के टाइम पर, और चल रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कंटिन्यूटी को, या फिर हम कहें रहा को। और ये हमने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानने का तरीका है कि जब भी है, अब इसमें है तो आ रहा है, मैं नाच रहा हूं, है? तो मैं नाच रहा हूं, तो है टाइप के वर्ड्स आ तो गए, लेकिन इससे क्या पता लग रहा है? कंटिन्यूटी का। और हमने कहा विदाउट कंटिन्यूटी होना चाहिए, तभी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा सकता है। इसमें तो कंटिन्यूटी है, आपके बोलने के समय पर वो कार्य चल रहा है, तो ये तो प्रोग्रेस को बता रहा है, कंटिन्यूटी को बता रहा है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित नहीं है, इसमें है तो आ रहा है लेकिन साथ में कंटिन्यूटी भी आ रही है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा मेरा भाई बाजार गया है, मेरा भाई बाजार गया है। अब आप एक बात बताइए कि इसमें भी है आ रहा है, आने को तो आ रहा है ना, तो है वाले वर्ड्स तो आ गए, लेकिन आप मुझे बताइए सेंटेंस का थोड़ा सा सेंस समझ कर देखिए। स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा सा सेंटेंस की सेंटेंस की लैंग्वेज समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बार वो चीज अगर समझ में आ गई तो आप कभी भी नहीं उलझेंगे सेंटेंसेस में। अब इसमें है तो आ रहा है, लेकिन जरा सेंटेंस को देखना,
मेरा भाई बाजार गया है, तो इसका मतलब आपके बोलने से पहले ही चला गया, या अभी जा रहा है, या फिर रूटीन में होता है ऐसा। तो आप कहेंगे सर इससे रूटीन एक्टिविटी तो पता नहीं लगती ऐसा, कि ऐसा मतलब रेगुलर में जाता हो भाई। हम तो ये कहना चाहते हैं अभी हमने जब बोला है, यानी बोलने के समय पर किसी ने पूछा भाई तुम्हारा भाई कहां है, कि वो तो बाजार गया है, यानी हमने जब बोला उससे पहले ही उसने बाजार जाने का काम कर लिया। और जब काम कर लिया तो ये तो कंप्लीशन को बताता है, दैट वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। वो कार्य क्या कर लिया गया है, पूरा कर लिया गया है, तो ये तो कंप्लीशन हो गया। और इसमें हमने लिखा था विदाउट कंप्लीशन आना चाहिए तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो इसमें तो कंप्लीशन आ रहा है, कंप्लीशन आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। तो फिर तो अगर मैं सेंटेंस ऐसे करूं कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, मैं रोज नहाता हूं, मैं 4 बजे खेलने जाता हूं, तो इसका मतलब 4 बजे खेलने जाता हूं, इसका मतलब रूटीन में आपको करते हो ऐसा काम, कल भी किया था, आज भी कर रहे हो और कल भी करोगे। यही तो पता लग रहा है कि मैं 4 बजे खेलने जाता हूं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप ये काम रूटीन में कर रहे हो। मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक खिलाड़ी हूं, इसका मतलब है एट प्रेजेंट टाइम भी आप हैं, कल भी थे, आगे भी, पर कल तक तो रहेंगे ही, कम से कम ज्यादा लंबे समय की तो बात नहीं करेंगे फ्यूचर की, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आज की आज ही खत्म हो जाए ये पोजीशन। तो इसका मतलब रूटीन में ऐसा काम है, और रूटीन में है तो मैं एक खिलाड़ी हूं, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। तो ये चीजें जो हैं ये आपके रूटीन एक्टिविटी को बताती हैं। सो दीज सेंटेंसेस कैन बी कॉल्ड द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस कहला सकते हैं। मैं 4 बजे खेलने जाता हूं, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कि रूटीन एक्टिविटी आप बता रहे हैं। मैं रोज सुबह 5 बजे जगता हूं, तो ये भी आपके रूटीन एक्टिविटी बता रहा है। तो ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित है। तो 2-3 कंसेप्ट जो मैंने आपको बताए, एक तो रहा और चुका से समझ में आ जाए आपके, लेकिन माय डियर हमेशा चुका आए आपको सेंटेंस में जरूरी नहीं है। जैसे मैंने अभी बोला मेरा भाई बाजार गया है, मैंने खाना खा लिया है, इनमें चुका नहीं आ रहा, फिर भी आपका ये सेंटेंस ऐसे नहीं मानना कि सर ने तो चुका और रहा बताया था, इसमें चुका नहीं आ रहा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं। इसीलिए मैंने दूसरी कंडीशन लिखवाई कि आपको ध्यान रखना है एक तो कंटिन्यूटी के बारे में, और दूसरा ध्यान रखना है कंप्लीशन के बारे में, कि अगर इन दोनों में से आपके कोई भी कंडीशन सेंटेंस में पता लग रही है, माय डियर दैट सेंटेंस कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं कहला सकता, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज नहीं किया जा सकता। क्लियर है? ये आपके हिंदी सेंटेंसेज को पहचानने का तरीका है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब इसके बाद में चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। अब बात करते हैं इंग्लिश सेंटेंसेज की। लेकिन आपको रूल जो मैंने पहले लिखवा रखा है ना, आपको वो याद जरूर रखना भैया। क्या रूल लिखवा रखा है? आपको एक बेहतरीन रूल डिस्कस करवाया था मैंने, क्या कि रूल्स इन एनी लैंग्वेज, रूल्स इन एनी लैंग्वेज आर नेवर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सिंगल वर्ड, रूल्स आर ऑलवेज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। रूल्स कभी भी एक सिंगल वर्ड डिसाइड नहीं करता, रूल्स डिसाइड करने का काम कौन करता है? एक सेंटेंस करता है। तो अभी मैं कुछ शब्द लिखवाऊंगा यहां पर आपको इंग्लिश सेंटेंस पहचानने के लिए। इंग्लिश सेंटेंस को आप कैसे डिसाइड करें कि दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कैसे पहचाने आप? तो उसके लिए मैं कुछ शब्द लिखवा रहा हूं, लेकिन आप इन सिर्फ शब्दों पर डिपेंडेंट मत होना, उसका भी एग्जांपल दूंगा कि डिपेंडेंट होने से क्या हो सकता है, कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो आपको सेंटेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, कैसे वो समझाऊंगा मैं आप लोगों को। अभी तो मैं एक बार शब्द लिखवा देता हूं आपको। तो इंग्लिश सेंटेंसेज की बात जब हम कर रहे हैं, तो इंग्लिश सेंटेंसेज में आपको माय डियर क्या क्या मिले, उनका हिंदी अर्थ भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो आप जो कोई भी शब्द नोट करें यहां से, उन सभी शब्दों के आगे जो आपको नहीं आ रहा है, हिंदी अर्थ नहीं आ रहा है, तो उसके आगे आप जगह छोड़ दें। तो मैं जब इन सभी शब्दों को लिखवाऊंगा, उसके बाद में इनका हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको बताऊंगा, तो आप उन हिंदी ट्रांसलेशन को वहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है? इससे आपके लिए क्या हो जाएगा? इससे आपके लिए कंसेप्ट क्लियर ये हो जाएगा कि हाँ चलिए, ये सेंटेंस, ये वर्ड जो है ये मीनिंग देता है, तो हम ट्रांसलेशन के दौरान इसका यूज इस तरीके से करेंगे। ठीक है? तो माय डियर, अगर किसी सेंटेंस में आपको डेली शब्द मिल रहा है, या फिर आपको ऑफन शब्द मिल रहा है, या फिर आपको एक शब्द मिल रहा है ऑलवेज,
या फिर आपको एक शब्द मिल रहा है नेवर, या फिर आपको एक शब्द मिल रहा है जनरली, या फिर वर्ड मिल जाए आपको रेयरली, है ना, और या फिर आपको वर्ड मिल जाए बेयरली, या फिर आपको एक वर्ड मिल जाए हार्डली, या फिर एक शब्द मिल जाए स्केयर्सली, या फिर आपको एक शब्द मिल जाए ओकेजनली। क्या मिल जाए? ओकेजनली। ओकेजनली शब्द मिल जाए, ठीक है। और या फिर आपको मान लीजिए एक वर्ड मिल जाए, कौन सा? फ्रिक्वेंटली वर्ड मिल जाए। फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंसी शब्द से बना है फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी आपका शब्द मिल रहा है तो उस कंडीशन में आपके सेंटेंस में बी रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपने लास्ट वर्ड लिखा था फ्रिक्वेंटली, इसके बाद में आप मान लीजिए आपको एक शब्द मिल जाए, कौन सा? यूजुअली अगर आपको शब्द मिल जाए, या फिर आपको मान लीजिए शब्द मिल जाए कौन कौन सा? ये मान लीजिए समटाइम्स आपको एक शब्द मिल जाए, या फिर आपको एवरी प्लस टाइम मिल जाए। एवरी प्लस टाइम आपको अगर कोई वर्ड मिल जाता है किसी सेंटेंस में, तो एवरी प्लस टाइम का मतलब एवरी संडे, एवरी मंडे, इस तरीके का कोई शब्द अगर आपको मिल जाता है तो उस कंडीशन में, तो इन सभी शब्दों में से कोई भी शब्द अगर आपको सेंटेंस में मिलता है तो आप अच्छे प्रकार से ध्यान रख लीजिएगा, दैट सेंटेंस मे बी रिलेटेड टू। अब मैं यहां पर सिर्फ मे बी क्यों बोल रहा हूं? वो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, मे बी का मतलब है हो सकता है। सेंटेंस मे बी रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये तो आपको सेंटेंस डिसाइड करके बताएगा, ये वर्ड्स आपको डिसाइड करके नहीं बताएंगे, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये शब्द नहीं बताएंगे, कैसे? आप समझना। यहां पर मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा, जैसे ऑलवेज लिखा है या नेवर वर्ड लिखा है, इनमें से कोई भी एक शब्द हम ले लेते हैं और उस शब्द को देखना, मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने लिख देता हूं। जैसे पहले भी शायद मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके तो बताया होगा इसको। एक सेंटेंस ये आपको लिखा गया, ठीक है, एक सेंटेंस आपको लिखा गया ही नेवर, एंड वही आपके ब्रैकेट में लिखा गया प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड। एक सेंटेंस लिखा गया कि ही टोल्ड मी दैट ही नेवर प्ले क्रिकेट। माय डियर, आपके सामने तीन सेंटेंस हैं और अगर आप ध्यान देंगे इन तीनों ही सेंटेंसेज में आपको एक वर्ड, कॉमन वर्ड दे रखा है। क्या? नेवर वर्ड दे रखा है। अभी अभी हमने जो नेवर वर्ड लिखा, इसमें हमने ये डिसाइड किया था, दिस नेवर वर्ड इज रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये नेवर वर्ड जो है वो किससे संबंधित है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित है। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित है तो सभी में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म फिल कर दें? नहीं। ये अब आपको सिर्फ नेवर वर्ड पर ध्यान नहीं देना है, आपको किस पर ध्यान देना है? सेंटेंस पर भी ध्यान देना है। इस पहले सेंटेंस में हम अगर देखते हैं तो यहां नेवर वर्ड के अलावा और कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सेंटेंस में नहीं दिया जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा वर्ड दिया नहीं जा रहा है यहां पर। और अगर एक्स्ट्रा वर्ड नहीं दिया जा रहा है तो माय डियर आप स्पष्ट रूप से ध्यान रख लीजिएगा कि जब कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है तो फिर ये नेवर किसको प्रीफर करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रीफर करता है। और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म लगा देंगे, चूंकि ही यहां सब्जेक्ट है तो एस लगा देंगे। ये आगे का पॉइंट है, आगे हम अभी रूल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। क्लियर है? लेकिन अगला सेंटेंस, क्या नेवर के अलावा वाक्य में और कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा है? तो आपको मिलेगा इन हिज चाइल्डहुड। क्या मिलेगा? इन हिज चाइल्डहुड। माय डियर, चाइल्डहुड एक्स्ट्रा इसमें कंसेप्ट दे रखा है, तो क्या अब इसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड तो किसकी बात कर रहा है? पास्ट की बात कर रहा है। और पास्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब जब गुजरे समय की बात कर रहा है तो वहां आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे आ सकता है?
वहां तो आपको पास्ट का यूज करना होगा ना, जो समय गुजर गया उसके लिए। तो सो माय डियर, नेवर के आने के बावजूद भी चाइल्डहुड ने इस नेवर को क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और इसने इसको मना कर दिया कि तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो यहां नहीं कर सकते, क्योंकि यहां टेंस जो होगा वो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, और चाइल्डहुड चूंकि बीता हुआ समय रिप्रेजेंट कर रहा है, सो वी हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ दिस वर्ब प्लेड। यहां आपको प्लेड यूज करना होगा, दैट इज द फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करती है। सो माय डियर, वी हैव टू यूज प्लेड हियर। इन नेक्स्ट सेंटेंस, ही टोल्ड मी दैट ही नेवर, अगेन वी आर यूजिंग दिस वर्ड नेवर इन दिस सेंटेंस। या फिर से आप किसका यूज कर रहे हैं, नेवर का यूज कर रहे हैं। तो क्या अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दें हम, नहीं तो, क्यों, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा सेंटेंस जुड़ रहा है जिसमें एक वर्ब दे रखी है, कौन सी, टोल्ड। एंड माय डियर, दिस वर्ब टोल्ड इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म इज रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करती है। और अगर एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो उससे संबंधित दूसरा कॉन्सेप्ट जो होगा वो भी किस में होगा, पास्ट में ही होगा। सो माय डियर, इस नेवर के होने के बावजूद भी हमें यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज न करके किसका यूज करना होगा, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना पड़ेगा। सो रूल इज क्लियर, इन एनी लैंग्वेज रूल्स आर नेवर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सिंगल वर्ड, रूल्स आर ऑलवेज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। रूल्स हमेशा डिसाइड कौन करता है, सेंटेंस डिसाइड करता है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। क्लियर कॉन्सेप्ट, तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा कि रूल डिसाइड कौन करेगा, सेंटेंस। इस बात पर आपको थोड़ा सा कंफर्म रहना है कि ये सभी के सभी शब्द जो हैं, ये हम मानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित हैं, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट इनको बोल दें हम, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये वर्ड हम मानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित है, लेकिन एग्जैक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट अगर करना होगा तो इन शब्दों के साथ साथ आपको क्या देखना पड़ेगा, सेंटेंस देखना पड़ेगा। तो ये आपके आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, आपके इंग्लिश का जो भी सेंटेंस आएगा तो इंग्लिश के सेंटेंस को आप इन वर्ड्स के आधार पर क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित हो सकता है, अगर सेंटेंस अलाउ करेगा। क्लियर है कंसेप्ट यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और अब बढ़ते हैं अपने रूल्स की तरफ। यहां एक बार तो रूल नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो रूल नंबर फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जब हम बात करेंगे तो एक्चुअली क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो टेंस ऐसे हैं जहां हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की बात नहीं कर सकते। यहां आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस टाइप्स, सेंटेंस के जो टाइप्स हैं उनके अकॉर्डिंग बात करनी पड़ती है। तो सेंटेंस के टाइप्स कौन कौन से हैं उनके अकॉर्डिंग आपको वहां पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब डिसाइड करनी होती है। तो इसमें हम रूल नंबर फर्स्ट में कैसे पढ़ेंगे, ध्यान रखना, दिस रूल नंबर फर्स्ट इज रिलेटेड टू अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस किससे संबंधित है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस से संबंधित है। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंसेज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना, आप अफर्मेटिव सेंटेंसेज में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, पॉइंट ए, नो हेल्पिंग वर्ब। पहला पॉइंट आता है कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती अफर्मेटिव सेंटेंसेज में, बिना हेल्पिंग वर्ब के आते हैं ये, नो हेल्पिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। पॉइंट बी कहता है ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ये आपको ध्यान रखना, केवल फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। पॉइंट सी कहता है इफ सब्जेक्ट इज, अगर सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है आपका ही, शी, इट, या फिर मान लीजिए सिंगुलर नाउन। अगर मान लीजिए सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन आ जाती है, या फिर आपके आ जाती है कौन सी नाउन, अनकाउंटेबल नाउन आ जाती है। और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में आपको डिटेल में डिस्कस करवा चुका हूं पहले। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाती है
तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उस कंडीशन में आप इस फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि आपने ध्यान अगर दिया हो, मैंने आपको वर्ब टॉपिक डिस्कस करवाया था और वर्ब टॉपिक में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब पढ़ाई थी। वहां मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है और प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। क्लियर है। अब यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ही, शी, इट, ये तीनों सिंगुलर हैं। सिंगुलर नाउन तो नाउन ही अपने आप में सिंगुलर शब्द ले रही है और अनकाउंटेबल भी अपने साथ कैसी वर्ब लेती है, सिंगुलर वर्ब लेती है। और वहां मैंने आपको एक तरीका बताया था कि सिंगुलर वर्ब आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। तो सिंगुलर वर्ब आइडेंटिफाई करने का तरीका है, सिंगुलर वर्ब बनाने का तरीका क्या होता है। तो सिंगुलर वर्ब कैसे बनाई जाती है, जब वर्ब के लास्ट में हम क्या लगा दें, एस लगा दें। क्या लगा दें, बिल्कुल लास्ट की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल लास्ट में जब आपको वर्ब के साथ एस लगा दें आप और एस मिल जाए, दैट वर्ब इज कॉल्ड सिंगुलर वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में तो ऑलरेडी लगा हुआ मिलेगा आपको, मेन वर्ब में आपको अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। तो आपने जोड़ दिया यहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस। क्यों जोड़ा है ये एस ई एस, जिससे कि इस फॉर्म को, इस वर्ब को आप क्या बना सकें, सिंगुलर बना सकें। क्या बना सकें, सिंगुलर बना सकें, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर चलती है। तो वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाए, एस ई एस लगाकर। ठीक है भाई, तो एस ई एस लगाकर आपने इसे सिंगुलर बना दिया। जैसे गो आया तो गो को सिंगुलर कैसे बनाएंगे, गोज। ईट को आया, ईट को सिंगुलर कैसे बनाएंगे, ईट्स। कम को सिंगुलर कैसे बनाएंगे, कम्स। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो दीज रूल्स आर रिलेटेड टू अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद में आता है आपका रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड, दैट इज रिलेटेड टू इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में होता क्या है। तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स अलग तरीके से चलते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। कैसे, पॉइंट ए कहता है डू और डज किसके रूप में काम में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आते हैं। किसके रूप में काम में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आते हैं। अब इन दोनों में मैंने जब आपको वर्ब के दौरान भी समझा दिया था, अभी अभी भी समझा दिया था, तो इन दोनों में डिफरेंस करवाऊं क्या मैं आपको। जरूरी है क्या कि डू किसके साथ आएगा, डज किसके साथ आएगा। मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट क्लियर है। डज के लास्ट में क्या लग रहा है, एस, और डज के लास्ट में एस लग रहा है, तो ये डज कैसी वर्ब हुई, सिंगुलर वर्ब हुई। और सिंगुलर वर्ब किसके साथ चलती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ चलती है। सो डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होगा, ये याद रखना है आपको। क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो अब इसको समझना आप, मैं लिखवा देता हूं वैसे आपको। डू जो है वो चलती है किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ चलती है। एंड आई, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ साथ ये किसके साथ चलती है, आई के साथ। अब आई सिंगुलर है, ये ध्यान रखिएगा, आई सिंगुलर है, उसके बावजूद अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। इसका कारण क्या है, क्यों ये प्लूरल वर्ब लेता है। तो कई महानुभाव तो इसको वर्ब जब इसके साथ प्लूरल लग रही है ना, तो इस आधार पे ये कह भी देते हैं कि आई प्लूरल होता है। और जब उनसे कहा जाता है अगर आई प्लूरल है तो पास्ट टेंस में फिर ये वॉज क्यों लेता है अपने साथ, वहां पे भी इसको वर लेना चाहिए था। तब उनका आर्ग्यूमेंट बड़ा ही गजब होता है, जिसमें कोई सत्यता नहीं होती, कोई जिसमें लॉजिक नहीं होता। उनका कहना होता है कि प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है, पास्ट में सिंगुलर हो जाता है। अरे भाई ये ऐसे ही बदलता रहेगा कि बस अपनी जिंदगी ऐसे ही निकाल देगा, ऐसे बर्बाद कर देगा, ऐसा नहीं होता। इसका बाकायदा एक लॉजिक है, जो मैंने टेंस स्टार्टिंग में भी आपको जैसे हर पॉइंट का लॉजिक बताया था, इसका भी बताऊंगा मैं आपको कि आई के साथ यहां आप प्लूरल क्यों लगाते हैं। और अगर आई प्रेजेंट टेंस में जो महानुभाव ये कहते हैं, आपसे अगर कोई कहे भी बाद में कि आई प्लूरल है प्रेजेंट टेंस में इसलिए प्लूरल वर्ब लेता है, तो उनको आप बोलना कि अगर प्रेजेंट टेंस में आई प्लूरल है और प्लूरल वर्ब लेता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फिर इसके साथ आर लगनी चाहिए थी ना वर्ब,
क्योंकि प्लूरल तो आर है, तो वहां तो आर नहीं लगाते हम प्लूरल, वहां पर तो इसके साथ एक अलग ही वर्ब लगा देते हैं एम। अब एम को कैसे डिसाइड करोगे एक सिंगुलर है प्लूरल है भाई? तो इसलिए हर पॉइंट का एक लॉजिक होता है और उस लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको चलना है, और वो लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा जो आपको, लेकिन इससे पहले एक बार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये सारे जो प्रेजेंट के आपके पॉइंट्स हैं वो पूरे करने पड़ेंगे, पास्ट के पूरे करने होंगे। इसके बाद में जब सीक्वेंस ऑफ टेंस आएगा तो उसमें आपके कंडीशनल सेंटेंस कंप्लीट करोगे आप, तब जाकर मैं इस कंसेप्ट को समझाऊंगा कि आई के साथ ये प्लूरल प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो प्लूरल क्यों लगती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना सिंगुलर लगती है ना प्लूरल लगती है, अलग ही वर्ब लग जाती है एम, और पास्ट में इसके साथ सिंगुलर लगती है, ऐसा क्यों है? ये चीज आपकी समझ में, एक्चुअली मैं तो अभी भी बता दूं लेकिन वो चीज आपके क्लियर नहीं होगी, और ऐसा हमें कोई प्रयास नहीं करना है कि जो समय भी वेस्ट हो, समय भी खर्च हो हमारा और चीजें समझ में भी नहीं बैठे, ऐसा काम नहीं करना है। चीजें हम एक बार पढ़ लें, समझना तो है ही हमें इसे, तो लेकिन मैं इसे एक प्रॉपर जब आएगी पोजीशन इसकी, आप लोगों की कंडीशन जब वहां पर क्रिएट हो जाएगी कि आप लोग बेसिक जो मैं चीजें आपको बताना चाह रहा हूं, जो बेसिक रूल्स हैं और दूसरे रूल्स हैं जो इसको साबित करने में आपकी हेल्प करेंगे, वो जब आपके क्लियर हो जाएंगे तब मैं इसकी चर्चा करूंगा। बस अभी तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट्स जो भी होंगे उनके साथ और आई के साथ होता है, और डज जो होता है ना, क्योंकि एस लग रहा है इसके लास्ट में तो ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ चलती है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ चलेगा। किसके साथ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा। लेकिन एक कंडीशन यहां आपको ध्यान रखनी है, आपने इससे पहले एक रूल जो पढ़ा था, रूल नंबर फर्स्ट, उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपने क्या लगा दिया था? एसीएस लगा दिया था मेन वर्ब के साथ। तो क्या अब हम यहां पर, भाई डू डस तो हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब भी लगानी तो पड़ेगी, मेन वर्ब तो लगानी पड़ेगी ना, तो क्या मेन वर्ब के साथ भी एसीएस लगाएं? क्या नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? इसका कारण है, पहले मैं एक बार आपको बता दूं, पॉइंट बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? यहां फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बट एस इज नॉट यूज्ड। लेकिन इसके साथ एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसका एक कारण है, यहां नोट डालकर हम लिखेंगे, और नोट में क्या लिखेंगे कि टू सिंगुलर वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर। दो सिंगुलर वर्ब जो हैं वो एक साथ यूज नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है। अब दो सिंगुलर वर्ब एक साथ नहीं आ सकती, तो अब आप समझना लॉजिक, अगर मेन वर्ब के साथ हम यहां एसीएस लगा देते हैं तो मेन वर्ब भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। और ऑलरेडी हमने क्या लगा रखी है यहां पर? डज भी लगा रखा है। तो जब डज लगा रखा है तो डज भी सिंगुलर है, और उसके साथ आप अगर मेन वर्ब के साथ एसीएस लगा देंगे तो ये भी क्या बन जाएगी? सिंगुलर बन जाएगी। और दो सिंगुलर वर्ब एक साथ नहीं आती, तो जब डज का प्रयोग आप कर ही चुके हो, ही शी इट इनके साथ में, तो उनके साथ जब मेन वर्ब लगाते हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, तो वहां हमें एसीएस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है कंसेप्ट? तो यह है आपका रूल नंबर सेकंड तक का कंसेप्ट। इसमें आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी मेन वर्ब आती है, ये आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहां हम अभी बेसिक रूप से हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और कुछ शब्द हैं, कैसे हम हिंदी सेंटेंस को पहचाने, कैसे इंग्लिश सेंटेंस को पहचाने, केवल वही डिस्कशन करेंगे अभी हम टेंस के अंडर में। तो उसके बाद में आपके हर टेंस के एक बार आपको ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और इनका कंसेप्ट क्लियर करवा दूं। अब इसको मैं इतना ही छोड़ूंगा आपके, और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर चलेंगे। ये जब एक बार आपके 12 सब कैटेगरीज पूरी हो जाएंगी, फिर उसके बाद में हम सभी टेंसेज के रूल्स को, जो स्पेसिफिक रूल्स हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहां कहां होता है, कि यूनिवर्सल ट्रूथ में होता है, साइंटिफिक फैक्ट में होता है, मैथमेटिकल फैक्ट में होता है, तो वो सब क्या है, रूल्स एक साथ हम मेंशन करेंगे। एक साथ मेंशन करने से क्या होगा कि जब आप रूल्स के ही अंडर में चलते चलेंगे तो आपको चीजें बेहतर तरीके से याद होती हैं। ये एक स्ट्रेटजी है, कम मेहनत में ज्यादा हम कैसे क्लियर करें चीजों को, कम मेहनत में ज्यादा कैसे याद करें, तो वो चीज। तो इसलिए आप अभी तो ये टेंस में मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है इसे ही आप याद करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। मैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस से स्टार्ट करूंगा, और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कंप्लीट करके उसके बाद में फिर हम
पास्ट को लेंगे, फिर फ्यूचर को लेके, फिर सीक्वेंस ऑफ टेंस हेडिंग डालेंगे, स्पेशल रूल्स ऑफ टेंस हेडिंग डालेंगे, और उनके अंडर में फिर हम क्या करेंगे, सभी रूल्स को डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही स्टार्ट करके वापस। फिर उसके बाद में मैं ट्रांसलेशन के आपको सेंटेंसेस दूंगा, तो ट्रांसलेट भी करवाऊंगा मैं आपको, ब्लैंक फिल करवाने वाले कंसेप्ट भी करवाऊंगा आपको मैं, और इसके साथ ही आपको टेंस में एरर डिटेक्ट करने वाली एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। तब जाकर हमारा टेंस टॉपिक कंप्लीट होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज होगी, फिल इन द ब्लैंक वाली एक्सरसाइज होगी, और एरर डिटेक्ट करने वाली एक्सरसाइज होगी। तब जाकर हम कंप्लीट कर पाएंगे इस टेंस को, और तब कॉन्फिडेंस के साथ कह जाएंगे कि अब एग्जाम में कैसा भी प्रश्न पूछ लो, हम उसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसे आप एक बार रिवाइज करिएगा। अगली क्लास में मैं आपसे मिलूंगा टेंस टॉपिक के ही साथ, अगले टेंस के साथ। ठीक है, अगली क्लास में आपसे मिलूं, उससे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। जो मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताए कि दो सिंगुलर वर्ब एक साथ नहीं आती, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये याद रखने वाली बातें, ये आपके कार्य को बड़ा आसान बना देती हैं, आपकी सोच को थोड़ा सा डेवलप करती हैं, एनरिच करती हैं, उत्कृष्ट बनाती हैं, जिससे क्या होता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में भी प्रेशर के अंडर में भी चीजें फटाफट डिसाइड कर लेते हैं, और गलती करने की गुंजाइश न के बराबर हो जाती है। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।